हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी 12th कॉमर्स वाली बैच की अगर बात करेंगे 45 डेज सीरीज। और ये जो सीरीज है हमारे ओसीएम सब्जेक्ट को लेके है। मैंने जैसा कि बताया था भाई, 1 डे 1 क्वेश्चन की हमारी बातें होंगी और 45 डेज में मतलब 45 क्लास में आपका कंप्लीट ओसीएम विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा। और आज है हमारा डे 3। तो सर डे 1 क्यों लिख के रखे हो? क्योंकि हमारा काम होता है भाई, क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा रिवीजन की बातें हम कर लेते हैं। रिवीजन में मैंने बताया था आप लोग को एक छोटा सा काम करना है, जो आपका मीनिंग होता है। जैसे जो क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या था, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बोले तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी बनता है। इसका मीनिंग आप नोट्स में लिख लिया करो, जो जहाँ पे भी आप लिख रहे हो ना मीनिंग, क्योंकि कंपलसरी भाई मीनिंग याद होना ही चाहिए। तो मीनिंग में पॉइंट वाइज कर दिया था ताकि बच्चों को थोड़ा सा और आसानी हो जाए। तो मीनिंग पार्ट आप लोग पढ़ लेना। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस है। मैनेजमेंट इज एन कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ए टास्क टू अचीव ए गोल। और फिर प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, मोटिवेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। लास्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग द वर्क डन, बल्कि काम करा के लेने का। डिफिनेशन हेनरी फ्योल का पढ़ सकते हो या फिर मेरी पार्कर। दो डिफिनेशन मेरे को आसान लगती है, कोई भी एक आप को जो ठीक लगे वो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, अभी तक आपको याद हो जाने चाहिए। कोड वर्ड था भाई, आपको नेचर के नाम से आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है, फीचर्स आ सकता है। तीन में से कोई भी बोले तो इसका मतलब सेम ही की बात हो रही है। ए टू बोले तो 2 पॉइंट हमारे ए से हैं। एन आर्ट एज वेल एज साइंस अप्लीकेबल एट ऑल लेवल की बात होती है। F2 बोले तो फ्लैक्सिबिलिटी एंड फॉलोज प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। I2 बोले तो इंटेंजिबल इनोवेशन की बातें हो रही हैं। G3 का मतलब ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड एंड ग्लोबल अप्लीकेबल की बात हो रही है। हायर एफिशिएंसी, नहीं सॉरी इसमें नहीं था। हेल्प्स टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात हो रही है। यूनिवर्सल अप्लीकेबल एंड मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। ये आपके पॉइंट आपको सामने यहाँ पे दिख रहे हैं इसी पैटर्न में। ये क्लियर हो जाता है, इसका डिटेल यहाँ पे था। उसके बाद हम आते हैं डे 2 पे। डे 2 पे हमारी बातें हुई थी सर नीड ऑफ मैनेजमेंट, और इसका पॉइंट अब हर एक बच्चे को देखो, मीनिंग तो सेम रहेगा मैनेजमेंट का, जो आपने पीछे पढ़ा यहाँ पे मीनिंग हमारी सेम होगी। पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं नीड के। क्या पॉइंट्स था? इनोवेशन, बेटर रिलेशन, मोटिवेशन। क्लियर है? और इसी के साथ में टीम वर्क मैंने आपको याद कराया था। इनोवेशन, बेटर रिलेशन, मोटिवेशन, टीम वर्क, ये साथ में रखो। तीनों रिडक्शन साथ में रखो। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, रिडक्शन इन वेस्टेज, रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। उसके बाद 3 पॉइंट हमारे एक्स्ट्रा बनते हैं यशुम हम करके। हायर इफिशिएंसी, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, एंड लास्ट में था कॉर्पोरेट इमेज की बात करते हैं। क्लियर है? ये जो आप पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो। इनोवेशन, बेटर रिलेशन, मोटिवेशन, टीम वर्क, कॉर्पोरेट इमेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिडक्शन इन वेस्टेज, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, एंड उसके बाद था रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म एंड हायर एफिशिएंसी। आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। क्लियर है? पॉइंट्स की सिर्फ बातें करेंगे। और आज की जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। डे 3 की क्लास है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना, टोटल 14 प्रिंसिपल है। ध्यान से यहाँ देख लो, कितने प्रिंसिपल हैं टोटल? 14 प्रिंसिपल। क्लियर है? और ये जो 14 प्रिंसिपल हैं, ये दिया किसने था? हेनरी फ्योल ने दिया था। कौन से ईयर में? 1916 में। 14 प्रिंसिपल दिया था, हेनरी फ्योल ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था? 1916 में दिया था। बुक का नाम क्या था इनके? इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? हेनरी फ्योल का ये कहना था कोई भी कंपनी, किसी भी टाइप की कंपनी, मतलब किसी भी नेचर का, किसी भी साइज की कंपनी अगर इस 14 प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो उस कंपनी को उसके सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब उस कंपनी का जो गोल होगा उसको टच करने से कोई नहीं रोक सकता है। जो कंपनी का
ऑब्जेक्टिव्स होगा उसको भाई कंप्लीट कर ले जाएगी। जो कंपनी का मोटिव होगा वो इजीली अचीवमेंट हो जाएगा। इनका ये कहना था कि हमारी ये 14 प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर लो, कंपनी इजीली सक्सेस में चली जाएगी, कंपनी इजी तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स लेके चली जाएगी, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको इजीली मिल जाएगा। क्लियर है? आई होप समझा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं कि भैया ये 14 प्रिंसिपल किसने दिया था? हेनरी फ्यूल ने। हेनरी फ्यूल ने सर कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14 प्रिंसिपल दिए थे। कौन से ईयर में हेनरी फ्यूल ने दिया था? ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। उनके बुक का क्या नाम था? ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। मतलब काफ़ी ऑब्जेक्टिव तो यहीं से पूछे जा सकते हैं, काफ़ी नहीं पूछेंगे एग्जाम में, कोई एक ही पूछेंगे। अब ये ज़रा लाइन आप लोग पढ़ लो, सिमिलर वही तो लाइन लिखी गई है जो मैंने आपको पढ़ाया और बताया। और ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल गया बताना आपको, ये लाइन इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में ये भी चीज़ भी है आपका। क्लियर है? लाइन डिटेल्स पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। सीधा प्रिंसिपल पे आते हैं। अब देखो टोटल तो 14 प्रिंसिपल, ध्यान से सुनना, टोटल है 14 प्रिंसिपल, बट मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ केवल 8 प्रिंसिपल। इसके पीछे का रीज़न है कि एग्जाम में कभी भी आपको 14 प्रिंसिपल नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी आप मेरे से ले लो। मैक्सिमम 8 भी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, 8 इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन इसका क्लियर आता है भाई, हमें चाहिए सिर्फ 5 प्रिंसिपल। क्लियर क्वेश्चन बोलते हैं हमें 5 प्रिंसिपल चाहिए। 8 इसलिए पढ़ा है कि इन केस अगर कभी लॉन्ग में आ गया, लॉन्ग आंसर में आ गया कभी, तो 8 प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग। तो जो आसान वाले 8 प्रिंसिपल है ना, वो आपको मैं सिखा देता हूँ क्या चीज़ होता है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन, ऑर्डर, इक्विटी। कितने हो गए? 3 + 2 5 इधर है, 3 इधर है। ये पॉइंट्स मेरे को लगते हैं काफ़ी आसान वाले, इसलिए मैं इसको पिक कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स की बातें हम करेंगे। चलिए पहला पॉइंट बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क। सुन लो, अभी एग्जाम्पल के साथ सुनो तो ये चीज़ें काफ़ी आसानी से लगेंगी। अब देखो जो आपका सब्जेक्ट होता है, अपने सब्जेक्ट से ना बच्चे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाए थे। आपका सब्जेक्ट क्या क्या है? ओसीएम। और कौन सा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स। और कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मैथ्स। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं एसपी। और कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेन सब्जेक्ट तो बाकी रह गया अकाउंटिंग। अब ध्यान से सुनो, समझो, ध्यान से सुनना, समझना। क्लियर? अब सपोज की बात करूँ भाई, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ओसीएम सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको एग्जाम्पल समझना, आप इसको मैं पढ़ा रहा हूँ शुभम सर। अब ई को भी अगर मैं आपको पढ़ाने लगा, मैथ्स भी मैं आपको सपोज पढ़ा रहा हूँ, एंड अकाउंट्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर एसपी क्यों छोड़ रहे हो? वो भी बता दो, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे एसपी कैसे लेंगे? और मैंने मैथ्स लिया था तो एसपी की नॉलेज नहीं होती। एसपी के लिए मान के चलो कोई और एक सर है, जैसे हैं एक यहाँ पे राम सर। अब प्रॉब्लम क्या वो समझो आप। प्रॉब्लम ये है भाई कि एक टीचर, एक सर मिलके एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, और यहाँ पे एक 4 सब्जेक्ट, तो ये सर के ऊपर क्या हो जाएगा भाई? बर्डन ज़्यादा आ जाएगा। पहली चीज़ ध्यान से समझना क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई लोड ज़्यादा है, और कंपनी मतलब लोग, बच्चे, क्लासेस डिपेंड है शुभम सर के ऊपर। कभी नहीं आए, छुट्टी कर दी है वगैरह, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक प्रॉब्लम तो ये हो गया, काफ़ी डिपेंड इनके ऊपर रहेंगे लोग। सेकंड है जैसे ये जो शुभम सर की क्वालिफिकेशन है, ध्यान रखना इधर, इनका जो क्वालिफिकेशन है मतलब डिग्री एंड मास्टर डिग्री जो है ना, वो अकाउंटिंग फील्ड से है। कौन से फील्ड से? अकाउंटिंग फील्ड से है। इसका मतलब क्या होता है सर कि इसका मतलब ये है कि मैं अकाउंटिंग बेस्ट पढ़ा सकता हूँ, मतलब अकाउंट्स की क्लास आपको बेस्ट दे सकता हूँ, ना कि ओसीएम की क्लास, ना कि इकोनॉमिक्स की क्लास, ना ही मैथ्स की क्लास। वो बच्चे बोलते हैं बात की बात है। ओसीएम बेटर कौन पढ़ाएगा? जिसने मैनेजमेंट से किया है कॉन्सेप्ट, मतलब मास्टर डिग्री अपना मैनेजमेंट से किया होगा। इकोनॉमिक्स कौन मेरे से बेटर पढ़ा सकता है? जिसने मास्टर डिग्री अपनी इकोनॉमिक्स से किया, एमए इकोनॉमिक्स से किया। मैथ्स कौन पढ़ा सकता है? जो बीएससी वाला मैथ्स लिए होंगे वो मेरे से बेटर मैथ्स पढ़ाएंगे। मतलब ये समझा क्या? अगर मैं ये काम डिवाइड कर दूं, जैसे मेरा मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स है, मैं अकाउंट्स आपको पढ़ाऊं, मैथ्स किसी बीएससी वाले, एमएससी जो मैथ्स से किया उनको दे दूं,
इकोनॉमिक्स हुई, एमए इकोनॉमिक्स से किया उनको दे दूं, ओसीएम कोई मैनेजमेंट वाले सर को दे दूं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि मैंने वर्क को डिवाइड कर दिया और हर एक एक्सपर्ट टीचर को उसका सब्जेक्ट दिया है। इससे क्वालिटी में इफेक्ट आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा सर। ओसीएम कोई मैनेजमेंट वाला बंदा, कोई मैनेजमेंट वाले सर मेरे से बेटर आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है? क्या समझ में आया कि अगर काम को डिवाइड कर देते हैं, हर कोई एक्सपर्ट बंदा जाएगा और स्पेशलिटी लेके आएगा, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट देगा। क्लियर है कि नहीं? जो एक टीचर के ऊपर डिपेंड थे वो भी खत्म हो गया, मैटर वहीं क्लोज हो गया। तो ये पॉइंट यही तो समझाना चाहता है, पॉइंट बता रहा है भाई डिवीजन ऑफ वर्क, काम को आप डिवाइड कर दो, काम को आप डिवाइड कर दो। एक काम कोई एक बंदा करेगा तो प्रॉब्लम का काम है, उसके ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा, बर्डन हो जाएगा, कंपनी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो सकती है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या बता रहा है, द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइडेड, वर्ड लगा दिया इन्होंने, मस्ट बी, होना ही चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, एमंग इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होगा भाई, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जैसा मैंने बताया अभी, एमए इकोनॉमिक्स वाले वो क्वालिटी देंगे भाई, स्पेशलिटी लेके आएंगे। एंड इनेबल ए मैनेजर टू कॉन्सेंट्रेट इफेक्टिवली। इससे क्या रहेगा, मैं भी अपना काम प्रॉपर कर सकता हूँ, अकाउंट्स की क्लास आपको बेस्ट दे पाऊंगा, मैनेजर भी यही काम कर सकता है, अब अपना काम कर सकता है वो। इट गिव्स मोर एंड बेटर वर्क विद द सेम एफर्ट। अब वही हो गया भाई, क्लासेस सब चल रही हैं लेकिन हर एक एक्सपर्ट टीचर वहाँ पे बैठ के अपनी नॉलेज दे रहे हैं। फेल सजेस्ट सच डिवीजन ऑफ वर्क टू ऑल टाइप ऑफ वर्क, मैनेजरियल, फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड अकाउंटिंग, मतलब हर फील्ड में होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ऐसा हेनरी फ्योल का कहना था। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका देखो इधर, इस बहुत सिंपल एग्जाम्पल की बात करूं। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, अधिकार, समझो इधर, मतलब अधिकार। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। ध्यान से समझना इधर, ध्यान से समझो। कोई ऐसा पर्सन जिसको मैंने अथॉरिटी ज़्यादा दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दिया है, राइट्स मैंने ज़्यादा दिया है, मैंने अब क्लास में किसी एक टीचर को परमिशन दे दिया, भाई अब जिस टीचर को चाहे अगर निकाल सकते हो, जिस बच्चे को चाहे निकाल सकते हो, जिस बच्चे को चाहे एडमिशन ले सकते हो, मतलब कंप्लीट एक अथॉरिटी उसको दे दिया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी है, तो वो टीचर क्या करेगा, क्या काम कर सकता है। अब जिस बच्चे से या जिस टीचर से उसका नहीं जमता होगा तो क्या करेगा भाई, उसको निकाल देगा उधर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अथॉरिटी अगर ज़्यादा मैं दे रहा हूँ, उस केस में ये क्या कर रहा है, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा है। करेगा कि नहीं करेगा सर? बिल्कुल करेगा भाई, बच्चों को क्लास से बाहर कर देगा, टीचर को बाहर कर देंगे, भाई आप नहीं पढ़ाओ, आपकी अपने, और अपने जो खास रहेंगे, कोई खास टीचर, कोई खास बच्चा, उसको एडमिशन दिला देंगे वहाँ पे। होता है कि नहीं? ऐसा होता भी है, कंपनी में भी सेम यही पैटर्न चलता है। और अगर इसका अपोजिट हमने किया, भाई अथॉरिटी ज़्यादा बट उसके अपोजिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिया, कोई टीचर है अथॉरिटी बहुत नहीं है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जिम्मेदारी उसके ऊपर ज़्यादा दे दी है, तो उस केस में भाई सामने वाला पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। इसीलिए हेनरी फ्योल का ये कहना था भाई, ये मोर लेस नहीं होना चाहिए, अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना उस बंदे की अथॉरिटी है उसके इक्वल में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा कम हुआ तो ये प्रॉब्लम देखने मिल सकती है कंपनी में। अब ये लाइन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी ए बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, अथॉरिटी इज द पावर, पावर दे रहा हूं ना मैं उसको, और राइट्स टू टेक डिसीजन, डिसीजन का दे रहा हूं भाई, पावर दे रहा हूं, राइट्स दे रहा हूं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इज द ऑब्लिगेशन फॉर एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, जो अथॉरिटी आपको मिलेगी है उसको आप क्या करो, एक्सेप्ट करो। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, होनी ही चाहिए, मस्ट बी होना ही चाहिए इक्वल। बट अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इफ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अथॉरिटी ज़्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो मिसयूज कर सकते हैं। देन ए मैनेजर में मिसयूज कर सकता है इट। एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो सामने वाला क्या हो सकता है सर, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे ज़रा चलते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं। ये तो सिंपल सा पॉइंट है,
डिसिप्लिन आपने सुना होगा, तो हेनरी फ्योल का भी यही कहना था, जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक सबको फॉलो करना है, तभी कंपनी प्रॉपर डायरेक्शन में चल सकती है। अब जैसे क्लासेस में मैंने कोई रूल लगा दिया भाई, अब वो रूल सब बच्चों के लिए ना रहे, टीचर्स के लिए ना रहे, तो सिस्टमेटिक क्लास नहीं चल पाएगा। तो क्योंकि बच्चे फिर बोलेंगे कि भाई ये तो फॉलो ही नहीं करे तो हम क्यों फॉलो करें, होता है कि नहीं। तो सिमिलर कंपनी में भी होता है, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बनाया है आपने, तो सबको फॉलो करना है, और ये चीज़ ध्यान रखना। लाइन यही बता रही है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल का क्या कहना था, देयर इज ऑलवेज ए नीड फॉर डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स फॉलोइंग एंड मेंटेनिंग, भाई फॉलो करना, मेंटेन करना रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाई ऑल एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय सबको फॉलो करना चाहिए, करना ही चाहिए। डिसिप्लिन नीड्स टू फॉलो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर, जो कि मैंने पहले आपको बताया भाई टॉप से लोअर सबको फॉलो करना है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर डिसिप्लिन मैंने सबके लिए रखा है तो बोलेंगे भाई सर बेस्ट है, सही डायरेक्शन दे रहे हैं, सही लीड कर रहे हैं। देयर मस्ट बी ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रूल। क्लियर है, सबको सेम होना चाहिए। चलिए पहले यूनिटी ऑफ मैं डायरेक्शन की बात करूंगा और इसका एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो इधर, ये जो सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ रहे हो OCM, हो सकता है कुछ होशियार बच्चे हो, दो दो जगह पढ़ रहे हैं, तीन तीन जगह पढ़ रहे हैं, भाई आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, आप कहीं क्लासेस भी लिए हो, आप यहाँ यूट्यूब चैनल से भी पढ़ रहे हो। अब ध्यान से सुनना इधर, तीन तीन टीचर से आप पढ़ रहे हो। अब क्लास वाले सर ने बोला कि बेटा 4 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, ध्यान से समझना इधर, 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखने हैं। किसी क्लास वाले सर ने बोला कि 4 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट लिखने हैं। ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ बहुत सिंपल है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने बोला 4 मार्क्स के लिए आपको 6 पॉइंट लिखना है। अब आप कन्फ्यूजन, बच्चा कन्फ्यूज कि एग्जैक्ट कितना पॉइंट लिखना है, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि भाई डायरेक्शन जो आपने लिया है 3 जगह से लिया है, 3 अलग अलग अपने टीचर से लिया है, तो तीनों का डायरेक्शन अलग हो सकता है भाई, मेथड अलग हो सकता है, उनकी सोच अलग हो सकती है, मतलब सबका अलग हो सकता है कि नहीं से, बिल्कुल हो सकता है। तो इससे कन्फ्यूजन आप में आ जाएगा। सेम यही काम कंपनी में होगा भाई, जो काम सेम एक्टिविटी चल रही है, मतलब सेम काम वही है ना भाई, सेम आंसर आपको बताया जा रहा है, अब उसको अलग अलग लोग आके डायरेक्शन देंगे। कोई एक मैनेजर आया, कोई एक सुपीरियर है, उसने बोला इस मेथड से करो, दूसरा सुपीरियर आया वो बोला नहीं इस मेथड से करो, तीसरा आ रहा है बोल रहा है इस मेथड से करो। एम्प्लॉय कन्फ्यूजन में भाई किस मेथड से करना है। इसीलिए हेनरी फ्योल का ये कहना था, अगर किसी कंपनी में सिमिलर एक्टिविटी हो रही है तो उसको डायरेक्शन देने वाला एक ही होगा, उसको डायरेक्शन एक ही पर्सन देगा, नहीं तो एम्प्लॉय कन्फ्यूजन में आ जाएंगे भाई किस सुपीरियर का, किस मैनेजर का फॉलो करना है। क्लियर है डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्लियर होगा भाई, डायरेक्शन में यूनिटी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, देखते हैं। फ्योल सजेस्टेड दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान, एक हेड एक प्लान होना चाहिए इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स देयर शुड बी द सेम डायरेक्शन टू ऑल एम्प्लॉय डूइंग सिमिलर एक्टिविटी, जो मैंने बताया अभी कि भाई सेम डायरेक्शन होना चाहिए हर एक एम्प्लॉय को, कोई भी सिमिलर एक्टिविटी अगर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो ए पर्टिकुलर एक्टिविटी मस्ट बी डायरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल प्लान। सिंगल प्लान ही होना चाहिए, अलग अलग मेथड अलग अलग प्लान नहीं होना चाहिए, कोई एक ही प्लान रखो आप। इन द एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की कमी है, 2 से 3 लोग अलग अलग प्लान लेके आ रहे हैं, तो इससे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे हमारे जो एम्प्लॉय रहेंगे वो। इसलिए कंपनी में क्या चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन चाहिए। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। अब इस पे आते यूनिटी ऑफ कमांड वाले टॉपिक पे आते। अब ये पॉइंट इसी का सेम कॉन्सेप्ट बोल रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 में से आप आराम से सोच लो, समझ लो भाई कि आपको बेस्ट क्वालिटी कौन दे रहा है, बेस्ट तरीके से लीड कौन कर रहा है, डायरेक्शन कौन सही दे रहा है, तो उसी से रिसीव करो भाई, उसी का मेथड लेके चलो। तो सेम कंपनी बोलती है भाई जो आपके 1 सुपीरियर होंगे, 1 मैनेजर होंगे, आपको ऑर्डर उन्हीं से लेना है और रिपोर्ट भी उन्हीं को सबमिट करना है। अब जैसे आप समझो इधर, आपने क्लासेस वाले सर का फॉलो कर लिया,
और कॉलेज में ले जाके इनका दिखा दिया, मतलब इनका मेथड दिखा दिया, तो जो कॉलेज के आपके सर है बोलेंगे बेटा मैंने आपको 4 पॉइंट बोला था, आपने क्यों 5 लिख दिया, बढ़ाएंगे कि नहीं। इससे बेस्ट है आपने यहाँ से क्लासेस वाले सर का जो रूल फॉलो किया तो इन्हीं को दिखाना है, वहीं के पेपर में 5 पॉइंट आपको लिखना है। मतलब ऑर्डर जहाँ से आपने रिसीव किया उसी सुपीरियर को दे दो, मतलब ऑर्डर लिया उसी को आप रिप्लाई कर दो। यही कॉन्सेप्ट इनका कहना था हेनरी फ्योल का। देखो क्या लाइन लिखा इन्होंने, हेनरी फ्योल सजेस्टेड दैट एन एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, एक ही सुपीरियर से चलना। इन टर्न द सबऑर्डिनेट शुड रिपोर्ट ओनली टू वन सुपीरियर, आपको डायरेक्शन एक ही जगह लेना है, ऑर्डर लेना है और वन सुपीरियर को ही दिखाना भी है। इफ टू सुपीरियर, अगर 2 सुपीरियर आ रहे हैं जैसे यहाँ पे हो गया, 2 जगह से आप चल रहे हो फॉलो, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी देखो इधर, इफ 2 सुपीरियर अगर आ रहे हैं तो उस केस में अथॉरिटी देखो सेम एम्प्लॉय को दी जा रही है, देयर अथॉरिटी ऑन द सेम एम्प्लॉय, तो इससे क्या होगा, डिसऑर्डर क्रिएट होगा, इससे क्या होगा, डिसऑर्डर क्रिएट होगा और सामने वाले एम्प्लॉय के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है कि नहीं है। कितने पॉइंट हो गए, 5। इसके बाद और कौन सा पॉइंट मैंने बताया था आपको, चलिए रेम्यूनरेशन की बात किया था, ये भी अब काफ़ी आसान पॉइंट है, इसकी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारे यहाँ टीचर है, अगर मैं उनका हर साल इंक्रीमेंट सैलरी नहीं करूँगा, उनका सैलरी मैं टाइम पे पेमेंट नहीं करूँगा, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं दूंगा, तो हमारे जो एम्प्लॉय है भाई मोटिवेट ही नहीं हो पाएंगे, बराबर है कि नहीं, मोटिवेट नहीं हो, अगले साल वो पढ़ाएंगे ही नहीं अगर उनको टाइम पे ये चीज़ ना करूँ। सेम हेनरी फ्योल का ये कहना था कि अगर जो एम्प्लॉय आपके कंपनी में काम करते हैं, पहला काम तो आपका ये है कि भाई आप उनका रेम्यूनरेशन टाइम पे पेमेंट कर दो, जो भी सैलरी है या वेजेस है वो पेड ऑन टाइम होना चाहिए हमेशा, और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उनको देना चाहिए, जैसे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी दे दो, अदर कोई बेनिफिट्स दे दो, ये सब बेनिफिट्स देना चाहिए आपको। लाइन पढ़ते हैं क्या है, फ्योल सजेस्टेड दैट वेजेस एंड सैलरीज वी फेयर, फेयर होने चाहिए, मतलब जितना उसकी एबिलिटी है, जितना उसकी कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग आप उसको दो। मोर इंपॉर्टेंट, वेजेस मस्ट पेड ऑन टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहे भाई, टाइम पे पेमेंट होना चाहिए। इट शुड बी एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय, जैसा एम्प्लॉय की वैल्यू होगी, जो मैंने बताया उसका जैसा स्किल होगा, जैसा नॉलेज है, जैसा एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे आपको पेमेंट करना है, वो भी चीज़ ध्यान रखना है, नहीं तो एम्प्लॉय फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। फ्योल सजेस्टेड ऑल्सो सजेस्टेड दैट वेजेस शुड बी सपोर्टेड बाई नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट, जरूरी नहीं कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट करो, नॉन फाइनेंशियल तरीके से कर सकते हो, सच एज द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, भाई अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, एंड अदर फैसिलिटी इंक्लूडिंग कैंटीन फैसिलिटी, रिक्रिएशन एंड वेलफेयर फैसिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया था पहले ये सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट है ऑर्डर, ये तो आप लोग के लिए प्रॉपर अप्लाई होता है, घर पे होता है ना, क्या कोई भी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं कहीं भी रख देते हैं, फिर इमरजेंसी पड़ता है तो पूरा घर उलट पुलट कर देते हैं, मतलब ढूंढते हैं सामान। तो हेनरी फ्यूल का भी यही कहना था भाई, पहली चीज़ मटेरियल को लेके कि भाई सही मटेरियल सही जगह रहना चाहिए। आपने जैसे एक एग्जांपल समझो, बैंक में देखा होगा, आपका कोई लोन अकाउंट तो आप 4 साल के बाद भी जाते हो तो बैंक वाला तुरंत 5 मिनट के अंदर लेके आता है आपका, क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर है, मतलब इन्होंने एक सेट किया, भाई लोन वाली फाइल हमारी इधर रहेगी, लोन में भी गोल्ड लोन इधर रहेगा, पर्सनल लोन इधर रहेगा, हाउस लोन इधर रहेगा, तो उनको याद रहता है, क्यों, क्योंकि ये सिस्टमेटिक है, सही मटेरियल सही जगह है, क्लियर है, और सही पर्सन भी सही जगह होना चाहिए, नहीं तो वो भी प्रॉब्लम है। अकाउंटिंग वाले किसी पर्सन को मैंने सेल्स में रख दिया, प्रॉब्लम का काम है, मैनेजमेंट वाले किसी पर्सन को मैंने अकाउंटिंग में रख दिया, प्रॉब्लम का काम है। मतलब राइट पर्सन टू राइट प्लेस भी होना चाहिए, दोनों केस के लिए उन्होंने बोला, मटेरियल के लिए भी बोला, पर्सन के लिए भी बोला, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। प्रॉपर ऑर्डर इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू फ्यूल, देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ट्रू फॉल्स में पूछते हैं कि भाई ये जो लाइन है ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की लाइन बताती है हमें, ये ऑर्डर की लाइन है, इसका मतलब है देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए एक प्लेस है, उनका ये कहना था, एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस, और हर चीज़ अपने प्लेस पे होनी चाहिए। अकाउंटिंग वाला अकाउंटिंग के प्लेस पे होना चाहिए, मैनेजमेंट वाला मैनेजमेंट के प्लेस पे होना चाहिए, और जो मटेरियल की बात करेंगे हर मटेरियल अपनी जगह पे होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्ड टू ऑर्डरली ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ मेन मशीन, देखो सबकी बात हो रहा है, मेन की, मशीन्स की, एंड अदर जो भी रिसोर्सेस है सबके लिए बात हो रहा है, क्योंकि अगर मिस प्लेसमेंट आपने कर दिया ऑफ एनी काइंड इज,
तो आपका जो डिजायर्ड रहेगा वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे घर पे होता है ना भाई, आपने कोई भी सामान अपना किधर भी रखा है, इमरजेंसी कभी पड़ गई तो पूरा घर उथल पुथल करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी नाम से मेंशन कर रहे हैं भाई, इक्विटी होनी चाहिए सबके लिए। सब एम्प्लॉय के साथ आपको इक्विटी रखना है। ऐसा नहीं कि वो एम्प्लॉय मेरा खास है तो मैं उसकी फोकस ज़्यादा रखूँ, उसकी सैलरी ज़्यादा इंक्रीमेंट करवा दूँ, उसका प्रमोशन पहले करवा दूँ, उसका ट्रांसफ़र पहले करवा दूँ, मतलब जहाँ से भी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब एम्प्लॉय को आपको एज ए फेयर ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है, ऐसा ये लाइन बोलता है, ऐसा ये प्रिंसिपल बता रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिलेट्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट, द डीलिंग विद द सबॉर्डिनेट शुड बी फेयर, फेयर होना चाहिए। द सबॉर्डिनेट देयर शुड बी कंबाइंड ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस, दोनों होना चाहिए भाई, काइंडनेस भी होना चाहिए, जस्टिस भी होना चाहिए वाइल डीलिंग विद दिस सबॉर्डिनेट। ऐसा पार्शियलिटी वाला काम नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी पार्शियलिटी इन ट्रांसफ़र, प्रमोशन या फिर सैलरी पेमेंट को लेके, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो खास है उनका प्रमोशन पहले आप करवा दो, जो उसके लायक है, जो उसकी बोलते हैं ना, जिस एम्प्लॉय की एबिलिटी वैसा है, वैसी स्किल है, उसका प्रमोशन आप करवाओ। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। कितने पॉइंट? आई थिंक 8 पॉइंट हो गए। 8 पॉइंट की बात किया था, तो यहाँ पे 8 पॉइंट हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। यहाँ पे कितना हमने पॉइंट कवर किया, 1 2 3, क्लियर हो गया ना। 5 वहाँ पे था, 5 और 3 हो गए 8। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। कौन कौन से पॉइंट कवर किए? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों यूनिटी, डायरेक्शन कमांड वाला कर दिया, ऑर्डर किया, इक्विटी किया, रेम्यूनरेशन कर दिया। टोटल 8 पॉइंट्स की प्रिपरेशन आपको कर लेना है। 8 पॉइंट्स इनफ है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्लियर क्वेश्चन बताया। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करके क्लियर क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा होगा। 1 डे 1 क्लास की बात होगी और 45 डेज़ में हम कंप्लीट कर ले जाएंगे अपना शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर, जस्टिफाई, एग्री एंड डिसएग्री नहीं है, जस्टिफाई वाला आपका पार्ट है, डिस्टिंग्विश, मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट 45 डेज़ में क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के, ऑब्जेक्टिव्स की बातें हमारी 45 डेज़ में नहीं होंगी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर आज की क्लास को लेके है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे 12th कॉमर्स वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।